नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे जन्मदिन पर आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं मिली, आपका प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज जो हमारा टॉपिक है, हम चर्चा करते हैं टॉपिक पर आते हैं। हमने कल वाले जो हमारा वीडियो था, उस कल वाले वीडियो में हमने संधि की परिभाषा और संधि के भेदों की चर्चा की थी कि हमारे संधि के भेद कितने हैं। तो हमने कल कहा था कि हमारे संधि के भेद कितने, 3 है ना। पहला भेद कौन सा था? स्वर संधि। दूसरा कौन सा था? व्यंजन संधि। और तीसरा कौन सा था? विसर्ग संधि। आज हम बात करेंगे स्वर संधि, स्वर संधि के भेदों। चर्चा किसे करेंगे? स्वर संधि के भेदों की चर्चा करेंगे। यहां पर आप लोग कितना याद रखें कि स्वर संधि के हमारे जो भेद हैं वो कितने बताए गए हैं? 5। नंबर 1 कौन सा है? दीर्घ संधि। नंबर 2 है गुण संधि। नंबर 3 है वृद्धि संधि। नंबर 4 है यण संधि। और नंबर 5 है अयादी संधि। कौन कौन सी है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। देखिए ध्यान सुनना, हमारे यहाँ 5 संधियां हैं। आप लोगों के अगर मैं हर एग्जाम की बात कहूं तो रीट भर्ती में संधि से प्रश्न आएगा 1 या 2, ठीक है ना। सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात कहूं तो इस संधि वाले टॉपिक से आप लोगों के प्रश्न आएंगे कम से कम 5 या 7, 5 या 6, ठीक है ना। पटवारी की बात कहूं तो पटवारी में कम से कम इसके संधि से प्रश्न आएंगे 3 या 2 या 3 क्या बताएंगे। यानी हर एक भर्ती में इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आना निश्चित है। लेकिन इतना याद रखना कि संधि अगर हमें आएगी तभी जाकर के हम लोग अच्छे रूप में उपसर्ग और प्रत्यय के टुकड़े करना सीख पाएंगे। पहली स्थिति, आप लोगों को स्वर संधि के भेदों के नाम याद होने चाहिए, कितने कितने होते हैं। प्लस कई बार क्या होता है कि नॉर्मली पूछ लेते हैं कि निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, वृद्धि कौन सा है। तो आप इनके जो पहचान है उन पहचान को भी याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी पहचान किस संधि में आएगी। तो यहां मैं लिख रहा हूं पहचान। अगर शब्द के अंदर आप लोगों को आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, क्या दिख रहा है? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ अगर दिख रहा है तो वो संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। गुण संधि की बात करें, अगर शब्द में आपको ए, ओ और अर क्या दिख रहा है? ए, ओ और अर दिखाई दे रहा है तो संधि कौन सी होगी? गुण। इतना याद रखना, इस संधि का नाम क्या है? वृद्धि। किसके बाद आई है? गुण के बाद। तो हमारे यहां गुण में परिणाम जो बने हैं ए और ओ, क्योंकि अर का आर रूप हमारे यहां हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत में होता है। तो ए और ओ अपना बड़ा रूप धारण कर लेगा, बस वही वृद्धि बन जाएगा। तो यहां पर ये ए का बन जाएगा आई और ओ का बन जाएगा औ, ठीक है। यण संधि की बात कहें तो यण संधि में हमारा जो परिणाम है वो बनेगा य, व और र। य व र का मतलब है कि उस शब्द के अंदर आप लोगों को य व र दिखाई देगा और उस इन तीनों में से
जो भी होगा उनके नियम अलग अलग चलेंगे, वो चर्चा मैं यण में करूंगा। लेकिन आपको अभी इतना याद रखना है कि यह व र कहां आता है, तो यण संधि में आता है। अयादि की बात कहें तो अयादि के नियम में अय, आय, औ और आओ, अय, आय, औ और आओ, ये रूप कहां दिखेंगे, हमें अयादि में दिखेंगे। जैसे नयन, चयन, है ना, या शायर, पवन, पावक, ये शब्द कहां आते हैं, अयादि में आते हैं। तो आप लोगों को पहले तो इन संधियों के नाम और इनके पहचान रूप जानना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब हम लोग बात करते हैं हमारे स्वर संधि में जो पहली संधि आई है उसके बारे में, कि पहली संधि कौन सी है। हमारी पहली संधि का नाम है दीर्घ संधि। क्या नाम है, दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। अब इसमें पहचान कैसे करेंगे, टुकड़े कैसे करेंगे, तो एक थोड़ा सा रखना, हमारे पास एक स्वरों की संख्या काउंटिंग करें तो हमारे पास 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर यहां हैं। दीर्घ संधि में हम जब संधि करेंगे तो यहां पर संधि होगी, वो होगी सजातीय वर्णों में। सजातीय वर्णों में संधि होगी। सजातीय का मतलब होता है समान जाति के वर्णों में संधि होना, ठीक है। अब ध्यान से सुनाइए, हमारे पास ए और आ, ये दोनों एक ही जाति के हैं, कंठ के। ये दोनों भी एक ही जाति के हैं, तालु के। और ये दोनों एक ही जाति के हैं और ये है ओष्ठ के, ठीक है ना। अब कारण क्या है कि ये री वाला नियम संस्कृत में आता है, हमारे यहां नहीं आएगा, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल इनकी ही बात करेंगे, ए आ, ई और ऊ, ठीक है ना। यहां क्या होगा, ए और आ की संधि ए और आ से होगी। तो हमने यहां क्या नाम लिखा है, दीर्घ संधि। तो जब ये आपस में ही संधि करेंगे तो अपने दोनों वर्णों में से जो बड़ा होगा उसको यहां बैठा देंगे, ठीक है। सेम कंडीशन यहां होगी, जब ई और ई से संधि करेंगे तो जो बड़ा होगा उसको परिणाम बना लिया जाएगा। और जब ऊ और ऊ वापस ऊ और ऊ से संधि करेंगे तो यहां जो बड़ा होगा उसको परिणाम में बना लिया जाएगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बनेगी। इस संधि में सजातीय वर्णों के मध्य संधि होती है तो परिणाम बनाते समय अपने ही वर्ग का दीर्घ रूप धारण
कर लिया जाता है। ध्यान रखना, यहां संधि किसके मध्य होगी? सजातीय वर्णों के मध्य। और जब परिणाम बनाया जाएगा तो क्या करेंगे? जिस वर्गों में वर्णों में संधि करेंगे उसी का दीर्घ रूप धारण करेंगे, कोई और नया रूप नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसकी एक परिभाषा और लिखते हैं हम लोग। और ध्यान रखना, सजातीय का मैंने अभी बताया है, ए आ की संधि ए आ से, दोनों समान जाति के हो गए। ई की संधि ई से, ऊ की संधि ऊ से, तो ये सजातीय वर्ण हो जाएंगे। एक परिभाषा और लिखते हैं इसकी, समान उच्चारण स्थान के स्वर जब आपस में मिलकर संधि करते हैं तो परिणाम भी अपने ही उच्चारण स्थान का दीर्घ रूप धारण कर लिया जाता है। ध्यान सुनाइए, ऊपर वाली परिभाषा में मैंने कहा था कि यहां जो संधि होगी वो सजातीय वर्णों के बीच होगी, है ना। और वहां पर जब परिणाम बनेगा तो वो भी किस में बनेगा? अपनी ही वर्ग में बनेगा, अपनी ही जाति में बनेगा। जो बड़ा होगा वो परिणाम बन जाएगा। जैसे ए और आ में बड़ा कौन है? आ, तो हमारा पहला परिणाम आ बन जाएगा। ई और ई में बड़ा कौन है? बड़ी ई, तो बड़ी ई परिणाम बन जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ में बड़ा कौन है? तो बड़ा ऊ, ये परिणाम बन जाएगा। ठीक है ना। यहां पर एक परिभाषा और लिखी है, समान उच्चारण स्थान के स्वर जब आपस में मिलकर संधि करते हैं तो परिणाम अपने ही उच्चारण स्थान का, जैसे मैंने कहा क्या था, ए और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ई और ई का क्या होता है? तालु होता है। ऊ और ऊ का क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो वो संधि जब करेंगे तो वो अपने ही स्थानीय कंठ की संधि कंठ से होगी, तालु की तालु से होगी, ओष्ठ की ओष्ठ से होगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जब परिणाम बनेगा तो वो भी अपने ही उच्चारण स्थान का दीर्घ रूप धारण कर लेगा, पहली कंडीशन। और यहां पर संधि जो होगी यहां इस रूप में होगी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो उसका। चलो, अब हम बात करते हैं हमारे दीर्घ संधि के नियम। ध्यान रखना, हमारे यहाँ परिणाम कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। एक आ का बन रहा है, एक बड़ी ई का बन रहा है, एक बड़ा ऊ का बन रहा है ना। तो उसी रूप में हमारे यहाँ पर नियम भी कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जब भी संधि होती है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलाकर के ही रूप बनाया जाता है, किसी और रूप से नहीं बनता है। ध्यान रखना ये। तो हमारे पहले मैं आप प्रारूप तैयार कर दूं तो पहला जो बन जाएगा प्रारूप में, पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण और बराबर परिणाम। ध्यान से देखना,
हमारे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों ही संधियों में हमने स्टार्ट दीर्घ संधि से किया है और विसर्ग संधि के लास्ट नियम तक ये प्रारूप रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। एलडीसी भर्ती में ये पूछा गया है अभी एग्जाम में कि संधि का या संधि बनाने का जो प्रारूप होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। और ऑप्शन में ये थे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे का प्रथम वर्ण, फिर ऑप्शन चेंज करते रहे कि पहले का प्रथम वर्ण, दूसरे का अंतिम वर्ण। ध्यान रखना ये पहले शब्द का क्या देखना है अपने को, अंतिम वर्ण देखना है, दूसरे शब्द का क्या देखना है, प्रथम वर्ण देखना है और परिणाम आना चाहिए, ठीक है। अब हम नियम बनाते हैं। हमारा नियम नंबर 1, हमने कहा कि हमारा पहला परिणाम क्या बन रहा है, आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि यहां पर जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो या तो ए होगा या आ होगा और दोनों का ही उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है। परिभाषा जब हमने बनाई थी तो मैंने क्या कहा था कि यहां पर समान उच्चारण स्थान के स्वर आपस में संधि करेंगे, है ना। अब देखो कंठ है तो यहां भी क्या आना चाहिए, कंठ आना चाहिए, तो यहां भी समान स्वर रहेंगे, यानी दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी समान स्वर यानी ए और आ ही रहेगा, क्लियर। और जब मैंने कहा था कि जब सहजातीय वर्ण, समान जाति के वर्ण आपस में संधि करते हैं तो परिणाम भी अपनी ही जाति का बनाएगा, तो यहां पर जब परिणाम बनाया गया तो वो भी अपनी ही जाति यानी कंठ का दीर्घ रूप आ बना लिया, ठीक है ना। और आ का पहचान यानी मात्रा रूप क्या होता है, तो ऐसे, ठीक है। दूसरे नियम की बात करें तो दूसरे नियम में ये होगा कि यहां देखो, अब दूसरे रूप में हमारा कौन सा आ रहा है परिणाम, बड़ी ई आ रहा है, वही कंडीशन जैसे हमने यहां किया था वही यहां होगा। तो यहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई होगा, उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। वापस सेम स्वर यानी दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी छोटी ई या बड़ी ई होगा, सेम रूप तालु। तो यहां परिणाम तालु का बन जाएगा और ये परिणाम बनेगा बड़ी ई, जो हमारे इस रूप में, ठीक है। तीसरा नियम जो बनेगा, क्योंकि तीसरा नियम यहां क्या दिख रहा है, बड़ा ऊ दिख रहा है, देखो दोनों को हम ये कर रहे हैं, तो यहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण आएगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ और इसका उच्चारण स्थान हमारा है ओष्ठ। सेम स्थिति वापस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, इसका भी हमारे जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा, ओष्ठ। और जो परिणाम है वो परिणाम यहां बन जाएगा ओष्ठ का, और ओष्ठ का कौन सा बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ हमेशा ऐसे होता है, क्लियर। हम लोग आज 1, 2 और 3 इन तीनों की चर्चा करेंगे कि इनकी पहचान कैसे करेंगे, टुकड़े कैसे करेंगे, किस हिंट में पहचान रूप बनेगी, है ना। तो आप लोग इतना याद रखें कि दीर्घ संधि में नियम कितने, 3 है। ये प्रारूप जो मैंने बनाया है, पहले का अंतिम वर्ण, दूसरे का प्रथम वर्ण और परिणाम, ये आपके संधि के फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक चलेगा, ये नहीं हटेगा, आपको रट लेना इसको। और यहाँ दीर्घ के पहचान रूप कैसे बनेंगे, तो ये दोनों सेम सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद। चलो अब हम बात करते हैं हमारे नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, आप लोगों को याद हो तो मैंने क्या कहा था कि पहले
शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए नियम नंबर 1 में, या तो अ होगा या आ होगा। और मैंने एक और कहा था, तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण समान होना चाहिए जो यहां है, यानी दूसरे का प्रथम वर्ण भी क्या होगा, अ या आ। ठीक है, तो हमारा जो परिणाम है, तो परिणाम इसी के वर्ग का, दोनों सेम वर्ग है, इसी के वर्ग का बड़ा आ बन जाएगा, परिणाम आ बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं यहां कुछ शब्द लिख रहा हूं, उन शब्दों को आप समझने की कोशिश करना, घर पर प्रैक्टिस करना इन वीडियो को देख करके कि हम टुकड़े कैसे कर सकते हैं, पहचान कैसे कर सकते हैं, है ना। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है पूर्णांक, एक लिखा हुआ है छात्र प्लस आवास, एक लिखा हुआ है देशाटन, एक लिखा हुआ है कक्षाध्यक्ष, कक्षाध्यक्ष, एक लिखा हुआ है द्वारकाधीश, एक और लिखा हुआ है महा प्लस आशय, और एक और लिखा हुआ है कारा प्लस आवास। ये हमारे कुछ शब्द लिखे हुए। देखो, वीडियो के माध्यम से हम केवल समझने का प्रयास कर सकते हैं कि इनकी पहचान कैसे करें, इनको हम टुकड़े कैसे करेंगे और कहां से किस रूप में निकालेंगे। पहले तो आप लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि हम लोगों ने यहां परिणाम क्या बनाया है, आ, क्लियर। और हम लोगों ने एक और कहा था कि संधि के अंदर हमारा चिन्ह कौन सा होता है, प्लस का होता है। तो जहां जहां, यानी मैंने यहां देखो 1, 2 और 3 जो संधि से युक्त बने हुए दो दो शब्दों को अलग किया है, तो हमें पहले इनको पहचान करना है, इनको बोलते क्या है। तो छात्र प्लस आवास ये लिखा हुआ है, ये पूरा एक शब्द लिखा हुआ है, शब्द है, और ये पूरा एक शब्द है। तो जो पूरे शब्द लिखे हुए हैं उन्हें तो हम बोलेंगे परिणाम रूप। क्या बोलेंगे, परिणाम रूप। और जो प्लस लगा करके दो अलग अलग किए गए हैं उनको हम बोलेंगे संधि रूप, संधि रूप। क्या बोलेंगे, संधि रूप। यहां हर एक में होगा, ये वापस क्या बन जाएगा, परिणाम रूप, पूरा दिख रहा है सब ये वापस क्या बन जाएगा, संधि रूप। ये भी क्या है, संधि रूप। ये क्या है, परिणाम रूप। ये क्या है, परिणाम रूप। अभी केवल आपको दिमाग में डालना है कि संधि रूप क्या है, परिणाम रूप क्या है। अब आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने पहले नियम में कहा था कि अ या आ प्लस अ या आ बराबर क्या बनेगा, आ। तो ये बराबर के बाद क्या है, परिणाम। ये भी क्या है, परिणाम। तो आप लोगों को नियम नंबर 1 में परिणाम रूपी अगर शब्द दिखते हैं तो उसके अंदर जाकर के आ ढूंढना है। क्या ढूंढना है, आ ढूंढना है, यानी किस वर्ण के साथ आ लगा हुआ है। ठीक है ना। और जहां आ लगा हुआ है वहां जाकर के आपको अंडरलाइन करनी है। जैसे देखो, पूर्णांक में आ कहां लगा हुआ है, अणय पर। ठीक है। देशाटन में आ कहां लगा हुआ है, क्योंकि ये परिणाम रूप शब्द है, शा पर। ठीक है। कक्षाध्यक्ष में आ कहां लगा हुआ है, यहां पर। अब देखो, द्वारकाधीश में आ यहां भी है, यहां भी है, दो जगह आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो आप इतना याद रखना, हमें उस आ पर अंडरलाइन करनी है
जहां से दो शब्द सार्थक बन सके। ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि जहां आ दिखे वही अंडरलाइन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वही अंडरलाइन करनी है जहां से दो शब्द सार्थक निकल सके। तो हमें देखो यहां का दिख रहा है, यहां से सार्थक निकल जाएंगे। क्लियर? अब देखो ये तो हो गया परिणाम रूप की बात। अब संधि रूप की बात करें तो संधि रूप में ये देखो, ये पहले का अंतिम वर्ण है और ये दूसरे का प्रथम वर्ण है। ठीक है ना? पहले के अंतिम वर्ण में क्या दिखना चाहिए? या तो ए दिखना चाहिए या आ दिखना चाहिए, और दूसरे के प्रथम वर्ण में भी क्या आना चाहिए? या तो ए या आ। देखो ये पहला शब्द है, पहले शब्द के अंत में यहां से क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है। ठीक है? और ये दूसरा शब्द है, दूसरे के प्रथम वर्ण में क्या आ रहा है? यहां से आ रहा है। लेकिन यहां देखो, चाहे ए हो चाहे आ हो, चाहे ए हो चाहे आ हो, परिणाम तो एक ही बनेगा, वो आ होगा। तो यहां पर हमने कह दिया कि यहां परिणाम क्या बना? ठीक है? सेम कंडीशन वापस यहां होगी, यहां भी आ निकल रहा है, यहां से भी आ निकल रहा है, परिणाम क्या बनेगा? आ। यहां भी सेम कंडीशन, यहां से आ निकल रहा है, यहां से आ निकल रहा है, और परिणाम क्या बना? आ। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको ये 7 शब्द अच्छे से समझ में आ गए तो आज आप जब घर पर आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। देखो पूर्णांक में यहां क्या दिख रहा है? आ दिख रहा है ना? जैसे ही मैं यहां, क्योंकि मुझे इस आ को यहां से हटाना होगा, हटाऊंगा तभी दो शब्द बन पाएंगे, बाकी नहीं बनेंगे, है ना? इस आ को यहां से हटाना है। जैसे ही आ को हटाऊंगा तो ये अण आधा हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जैसे अब इस आधे वाला वर्ण जो है, क्योंकि आधा पूर्ण बनेगा नहीं, तो इस आधे वाले वर्ण के साथ, क्योंकि अणा में आ हट चुका है और अण आधा हो चुका है, तो इस अण के साथ में मुझे या तो ए मिलाना है या आ मिलाना है। अगर मैं ए मिलाऊंगा तो ये बनेगा पूर्ण, और अगर आ मिलाता हूं तो ये शब्द बनेगा पूर्णा। पूर्णा, है ना? अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को वही शब्द बनाना है जो लोक प्रचलित है, अपने मन से नहीं बनाना है। तो हमने जैसे ही यहां से आ हटाया और इस अण में ए और आ में से ए जोड़ा, तो ये क्या बन गया? पूर्ण। क्लियर? अब देखो ये अनुस्वार बचा हुआ है, इस अनुस्वार के बाद में क्या आ रहा है? कै। अब इस कै के पहले, क्योंकि ये तो बन चुका है पहला शब्द, अब इस कै के पहले और अनुस्वार के नीचे या तो मुझे ए लगाना है या आ लगाना है, क्योंकि सेकंड शब्द यही बनाएगा। तो यहां ए लगाता हूं तो अंक बन जाएगा, और आ लगाता हूं तो आंक बन जाएगा। तो यहां पर ए लगाया हमने तो क्या बन गया? ये पूर्ण प्लस अंक। ठीक है? ध्यान रखना, अपने को एक शब्द से दो शब्द बनाने हैं, और जब हमने यहां से आ हटाया तो आ हटाने के बाद में इसके साथ कोई ना कोई स्वर तो मिलाना ही होगा, और वो स्वर इन दोनों में से एक ही होना चाहिए। तो जैसे ही हमने ये ए मिलाया तो पूर्ण बन गया, और यहां अनुस्वार के नीचे जैसे ही हमने लिखा तो अंक बन गया। ठीक है? वो यहां से हमने स्वर लिया है। एक चीज, अपने हिसाब से स्वर नहीं लगाने हैं, जो प्रचलन में है उन्हीं को बैठाने हैं। अब देखो यहां से ए निकला, यहां से आ निकला, परिणाम क्या बना? आ। आपको शायद कल का वीडियो याद हो तो मैंने कहा था कि स्वर संधि के पांचों ही भेदों में जब भी कोई परिणाम बनेगा तो उस परिणाम को ग्रहण कौन करेगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी ये त्र, ये ग्रहण करेगा। तो यानी यहां जो परिणाम आ बना है उस आ को ग्रहण कौन करेगा? त्र करेगा। तो यहां पर ये त्र आ को ग्रहण करके क्या बन गया? त्रा। अब ये आ तो हट चुका है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही ये बना है, तो आ हट चुका है तो बचा क्या? वास। ये वास बना। वापस देखते हैं। अब देखो यहां क्या आ रहा है? आ रहा है, इस आ को हटाना है, श आधा हो गया, इस आधे श में इन दोनों में से एक स्वर मिलाना है ना? अब या तो बनेगा देश या बनेगा देशा। तो यहां पर हमारा शब्द बनेगा देश, क्योंकि ये प्रचलित शब्द है। अब क्या बचा? टन बचा। इस टन के पहले या तो मुझे ए लगाना है या मुझे आ लगाना है। ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, वही शब्द वही वर्ण स्वर लगाना है जो प्रचलन में यहां शुद्ध रूप बनाएगा। तो यहां ध्यान रखना,
अटन, क्योंकि हमने ए लगाया और ये बनेगा अटन। और अगर आप आ लगाओगे तो ये बनेगा आटन। किसी के दिमाग में आएगा कि अटन क्या सकता है, अटन क्या सकता है ना, तो आपको इनका अर्थ भी आना चाहिए। अटन का अर्थ होता है यात्रा और आटन का मतलब होता है गांठ। ठीक है, अब यहां देशाटन का मतलब क्या हो गया, देश की यात्रा करना। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी थी, तो बाहुबली मूवी के अंदर जब उनकी मां ने कहा भाई तुम अब देशाटन करके आओ, तो देशाटन का मतलब क्या होता है, देश की यात्रा करके आओ, है ना। वहां ये शब्द उत्तर नहीं निकाल पाएगा, तो आटन शब्द यहां गलत हो जाएगा। क्या बनेगा, देश प्लस अटन। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वही शब्द निकालना है जो प्रचलन में है, अपने हिसाब से कुछ नहीं निकालना है। अब यहां आते हैं, ठीक है, कक्षा अध्यक्ष, कक्षा का अध्यक्ष होता है ये, ठीक है ना। अब यहां पर देखो आ कहां दिख रहा है, क्षय पर, हमें यहां से इसको हटाना है। अब इस क्षय के साथ में ए या आ लगाना है। मैंने क्या बोला, कक्षा अध्यक्ष कौन होता है, कक्षा का अध्यक्ष होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो पहला शब्द बनेगा वो इस क्षय के साथ में आ मिलाएगा और ये क्या बन गया, कक्षा। और ये आधा ध ये और क्षय के पहले इन दोनों में से अगर लगाएंगे तो ए लगाएंगे तो अध्यक्ष बनेगा, आ लगाएंगे तो अध्यक्ष बनेगा। हम क्या लगाएंगे, ए, तो यहां ये बन जाएगा अध्यक्ष। यानी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमें वही शब्द बनाना है जो प्रचलन में है। और जब आपको परिणाम रूपी शब्द दिखे तो फटाफट वहां परिणाम, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, परिणाम रूप ऐसे होते हैं, संधि रूप ऐसे होते हैं ना। तो जब भी परिणाम रूपी शब्द दिखे तो वहां फटाफट आ ढूंढो, आ भी वहां से ढूंढो जहां दो सार्थक बन रहे हो, उनमें आ हटाते ही उसके साथ में जहां से आ हटाया है वही हमारा पहला शब्द बनेगा। और वही पहले शब्द यानी उस जहां से आ हटा है उसी के साथ पहले वाला शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ में से कोई एक जुड़ जाएगा। अब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो ए या आ है वो जैसे ही आ के बाद वाला जो बचेगा उसके जस्ट पहले लग जाएगा। ठीक है, अब देखो द्वारकाधीश में आ कहां आ रहा, क्या पे आ रहा। अब मुझे पता है कि यहां द्वारकाधीश का मतलब क्या होगा, द्वारका के स्वामी, ये होगा। तो यहां पर द्वारका एक नगरी है, सबको पता है वैसे, कृष्ण की नगरी है। तो यहां पर जैसे ही यहां से आ हटाया तो ये कै आधा हो जाएगा और आ हटाना पड़ेगा अपने को, आ हटेगा तो ही टुकड़े होंगे और तो ही दो शब्द बनेंगे। तो जैसे ही आ हटाया तो इसके साथ में इन दोनों में से एक मिलाना है, या तो ए या आ। अब मैं ए मिलाता हूं तो ये बनेगा द्वारक, द्वारक, द्वारक को शब्द होता ही नहीं। आ मिलाता हूं तो द्वारका, ये नगरी बन जाएगी। तो यहां पर पहला शब्द बन गया द्वारका। ठीक है, अब क्या बचा, धीश। धीश के पहले या तो ए लगाना है या आ लगाना है। ए लगाता हूं तो अधीश और आ लगाता हूं तो आधीश, है ना। तो आधीश शब्द नहीं होगा, यहां शब्द बनेगा अधीश। और अधीश का मतलब होता है स्वामी, स्वामी या ईश्वर, जिसके अधीन हो, जिसके भगवान हो। द्वारका के भगवान कौन है, कृष्ण, इसलिए उन्हें द्वारकाधीश कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों वापस देखो, यहां से आ निकला, यहां से भी आ निकला, परिणाम क्या बना, आ। अब इस परिणाम को ग्रहण कौन करेगा, ये है करेगा। है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आ तो निकल चुका है। वापस यहां की स्थिति, ये यहां से आ निकल गया, यहां से आ निकल गया, आ बन गया। तो इस आ को ग्रहण कौन करेगा, ये र, है ना। तो जैसे ही ये है आ को ग्रहण करेगा तो ये बन जाएगा महाशय। और जैसे ही ये आ इस रे को ग्रहण या रे आ को ग्रहण करेगा तो ये वापस रा बन जाएगा, आ हट चुका है और ये बन जाएगा कारावास। क्लियर, घर बैठ करके इनको आराम से देख करके प्रैक्टिस करके बताना मुझे सर कितना समय में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। चलो भाई, अब आते हैं, एक बात देखो,
अब आते हैं हमारे नियम 2 पर। किस पर आएंगे? नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 किसका आएगा? बड़ी ई का आएगा। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आना चाहिए? छोटी ई या बड़ी ई। दूसरे का प्रथम वर्ण क्या आना चाहिए? छोटी ई या बड़ी ई। लेकिन परिणाम क्या बनना चाहिए? बड़ी ई। और आप लोगों को मैंने कहा था कि बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है, तो ये ऐसी होती है, ठीक है ना। अब यहां ध्यान से सुनना, हमने पहले क्या बताया था? अगर पूरा शब्द बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? परिणाम रूपी। अगर प्लस चिन्ह लगा हुआ आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? संधि रूपी। ये तो आपको बात दिमाग में बैठानी है ना। एक और हम शब्द लिखते हैं यहां पर, हरीच्छा, परीक्षा, श्रीश और कपि प्लस ईश। ये 6 शब्द लिखेंगे। ध्यान देना, हमारे यहां ये नियम कौन सा आ रहा है? बड़ी ई का आ रहा है। तो जहां परिणाम रूपी शब्द में आपको बड़ी ई दिख रहा है, पहले तो वहां जाकर अंडरलाइन करो। देखो यहां व पर बड़ी ई दिख रहा है, यहां हरीक्षा में र पर दिख रहा है ना। यहां परीक्षा में र पर दिख रहा है बड़ी ई की मात्रा, यहां श्रेय पर दिख रहा है। ये तो हो गए हमारे परिणाम रूप शब्द। संधि रूप के अंदर पहले का अंतिम वर्ण इन दोनों में से एक होना चाहिए और दूसरे का प्रथम वर्ण भी इन दोनों में से एक होना चाहिए। अब चलो यहां आते हैं परिणाम रूप में। हमने ये कहा कि अंडरलाइन कर दिया हमने बड़ी ई पर, तो जब टुकड़े करेंगे तो इस बड़ी ई को यहां से हटाना होगा। जैसे ही हटाएंगे तो इस व के साथ में इन दोनों में से एक ई लगाया जाएगा, या तो छोटा या बड़ा। अब रवि लिखते हैं तो रवि हमेशा छोटी मात्रा में होता है, बड़ी मात्रा में नहीं होता है, ठीक है। और ईश ईश्वर के लिए आता है, और ईश्वर में लिखा हुआ ई हमेशा बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। तो यहां श के पहले अब अपने को इन दोनों में से एक ई लगाना है, तो ये ई कौन सा होगा? बड़ा होगा, छोटा नहीं आएगा, है ना। तो क्या बन गया? रवि प्लस ईश। अब देखो यहां क्या निकल रहा है? छोटी ई निकल रहा है। यहां से क्या निकल रहा है? छोटी ई निकल रहा है। परिणाम क्या बनेगा? बड़ी ई। आपको याद हो पिछली बार में क्या कहा था कि अगर परिणाम स्वर संधि में जो बनेगा उसे ग्रहण कौन करेगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी ये भय करेगा। तो जैसे ही ये ग्रहण करेगा बड़ी ई को, तो ये भय बड़ी मात्रा को ले लेगा, क्योंकि छोटी मात्रा तो हट चुकी है। ऐसे ये बड़ी मात्रा ग्रहण करते ही ये ई हट चुका है, आधा श और ट इसके पास में आ जाएगा। क्या बन गया? ये अभिष्ट। ये सब क्या लिखा हुआ? हरीच्छा। जैसे ही मैं यहां से बड़ी हटाऊंगा तो मुझे इस दोनों में से एक लगाना है। तो हरि शब्द लिखते हैं तो हरि की मात्रा हमेशा छोटी है ना। अब क्या बचा? आधा च और छ। इच्छा आदमी की हमेशा बड़ी होती है, लेकिन इसकी मात्रा हमेशा छोटी आती है। तो यहां पर इच्छा का ई कौन सा होगा? छोटा। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, शब्द वही बनाने हैं जो प्रचलन में है। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं है कि इच्छा में ई बड़ी लगा दी, है ना, या हरी में हृदय बड़ी मात्रा में कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को शब्दकोश का ज्ञान भी होना चाहिए, घर बैठ करके प्रैक्टिस भी करनी है, अपने को देखना भी है, ठीक है ना। तो आप लोग यहां समझ सकते हो, नियम को एक्सप्लेन कर सकते हो, पहचान कैसे करेंगे वो देख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी है। यहां पर रास्ता हम दिखा सकते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यूटी के अंदर यानी उस रास्ते को समझने का प्रयास तो आपको खुद को ही करना होगा, ठीक है ना। तो घर प्रैक्टिस जरूर करें। अब देखो शब्द क्या आ रहा? परीक्षा। जैसे ये हरीक्षा था, रविश था, उसी रूप में बड़ी की मात्रा रह पे आ रही है ना। यहां पर जब टुकड़े करेंगे तो इस र के साथ में छोटी मात्रा लगते ही ये बन गया परी, क्योंकि इसका मतलब होता है चारों ओर, ये उपसर्ग है ना। अब यहां पर जो क्षा बचा हुआ है उसके पहले ई लगाना है, तो ईक्षा, ईक्षा हमेशा मात्रा बड़ी होती है, और ईक्षा का मतलब होता है परख या जांच। क्या होता है? परख या जांच। अब देखो शब्द क्या लिखा हुआ है? श्रीश,
मात्रा बड़ी कहां लगी हुई है, श्रेय पर। तो जब मैं टुकड़े करूंगा तो ये श्री की मात्रा छोड़ देगा, इस श्रेय में वापस यहां से मात्रा लगानी होगी। तो श्री लक्ष्मी के लिए आता है और लक्ष्मी के लिए आए हुए श्री में हमेशा मात्रा बड़ी ही होती है, कभी छोटी मात्रा नहीं आती है। कभी एकदम श्री गणेशाय नमः, श्री कुछ भी लिखा जाएगा तो वहां पर मात्रा बड़ी होगी। अब मैंने पहले कहा था ईश्वर के लिए आता है, मात्रा बड़ी होगी, छोटी नहीं आएगी। तो यहां पर जो ईश है उसमें मात्रा बड़ी हो जाएगी। और लास्ट देखो यहां से क्या निकल रहा है, छोटी ई, यहां से क्या निकल रहा है, बड़ी ई। परिणाम क्या बनेगा, बड़ी ई। बड़ी को ग्रहण कौन करेगा, ये पै। तो जैसे ही करेगा तो ये बन जाएगा कपीश। तो कपीश किसके लिए आता है, हनुमान के लिए। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो भाई अब आते हैं हमारे लास्ट नियम आज के, नंबर 3 नियम। ये होगा पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, तो हमारा परिणाम क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और बड़े ऊ की पहचान कैसे करेंगे, तो बड़ा ऊ ऐसे लगा हुआ आएगा, है ना। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है वधुल्लास, एक लिखा हुआ है भानु प्लस उदय। वधुल्लास आपको नोटिस करना चाहिए, यहां पर ये परिणाम रूपी शब्द हो जाएगा और ये भानु प्लस उदय संधि रूपी शब्द हो जाएगा। ठीक है, एक विदुदय भूष्मा भू प्लस ऊर्ध्व। ठीक है, और यहां ध्यान देना, ये परिणाम में है, ये संधि में है, ये परिणाम में है, ये परिणाम में है, ये संधि में है। ठीक है, आप लोगों को जो परिणाम रूपी शब्द है सबसे पहले वहां जाकर बड़ा ऊ ढूंढना है। तो यहां देखो ये बड़ा ऊ हो गया, यहां बड़ा ऊ हो गया और यहां बड़ा ऊ। ठीक है, अब स्त्री सूचक शब्दों में अधिकांशतः बड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमारे जब हम टुकड़े करेंगे तो पहला शब्द यहां से बनेगा वधु, वधु। और वधु में हमेशा हमें यहां मात्रा दो में से देख लेंगे तो बड़ी मात्रा ही होती है, छोटी मात्रा यहां इसमें नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या बचा, आधा लय ला और स। तो इस आधे लय के पहले इन दोनों में से एक ऊ लगाना है। उल्लास जब भी लिखते हैं तो उल्लास के अंदर हमेशा ऊ छोटा आता है, बड़ा नहीं आता है। ठीक है, वही शब्द बनाने हैं, वही निकालने हैं जो प्रचलन में है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना है। देखो यहां से क्या निकल रहा है, छोटा ऊ निकल रहा है, यहां से क्या निकल रहा है, छोटा ऊ निकल रहा है। परिणाम क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। इस बड़े ऊ को ग्रहण कौन करेगा, ये न करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये ग्रहण करेगा तो ये भानु इस रूप में हो जाएगा, ये बढ़ चुका है। और ये दय, दय यहां आ जाएगा। ठीक है, विदुदय में, और भानु का मतलब क्या होता है, सूर्य। भानु का मतलब सूर्य होता है ना। विदुदय की बात करें तो विदुदय में भी सेम कंडीशन है, यहां भी बड़ा ऊ दिख रहा है। तो जब टुकड़े करेंगे तो इस धय के साथ में या तो छोटा ऊ लगाना है या बड़ा ऊ लगाना है। तो विदु, विदु का अर्थ होता है चंद्रमा। क्या होता है, चंद्रमा। और दय के पहले ऊ लगाएंगे तो ये बन जाएगा उदय, विदु प्लस उदय। ठीक है, उदय में हमेशा ऊ छोटा होता है। भूष्मा की बात करें तो जब मैं यहां से ऊ हटाऊंगा और वापस इस भय के साथ में इन दोनों में से एक ऊ लगाऊंगा तो भू शब्द भूमि के लिए आता है और हमेशा इसमें ऊ बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। तो यहां पर पहले भू बन गया बड़ा। ठीक है, अब ऊष्मा लिखेंगे तो ऊष्मा में ऊ बड़ा होगा, भू प्लस ऊष्मा। ठीक है, लास्ट
यहां से बड़ा ऊ निकल रहा है, यहां से बड़ा ऊ निकल रहा है, परिणाम क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। इस बड़े ऊ को ग्रहण कौन करेगा, भय, तो जैसे ही भय ग्रहण करेगा तो वापस ये बड़ा बन गया, है ना। ये दोनों घट चुके हैं, यहां आधा भय बन जाएगा ऊर्ध्व, क्या बन जाएगा, ऊर्ध्व। इसको देख करके अगर प्रैक्टिस करना तब जाके ये क्लियर होगा, और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ये बात की छोड़ दो उसका। चलो भाई, इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, और आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग इन वीडियोस को देखें। संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ हर संभव रूप में हर शब्द को धीरे धीरे समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग भी ध्यान से देख करके इसे ध्यान से समझें, और इन्हें घर बैठ करके और शब्दों को देखकर, एक संधि में मैं ज्यादा शब्द नहीं ले पाऊंगा, है ना, तो मैं कुछ शब्दों के अंदर आपको ट्रिक बताऊंगा, उन ट्रिक से आपको पहचान करनी होगी। और जितना हो सके आपको शब्द देखना जरूर है, शब्द देखने हैं, समझने हैं, और उनके बारे में चर्चा करनी है। और रोजाना जितने नियम हम यहाँ पढ़ेंगे, मेरे अकॉर्डिंग शायद हम डेली का एक नियम यहाँ पढ़ेंगे, दिन संधि खत्म हो गई, कल हम गुण चालू करेंगे, तो आप लोगों को रोजाना मेरे साथ में ये पढ़ते हुए चलना है, ताकि हम कवर कर सकें, ठीक है ना। आप सब जने ये वीडियो देखें, इनके बारे में कमेंट करें, इन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने जितने मिलने वाले लोग हैं उनको कहें कि इन वीडियोस को सब्सक्राइब भी करें देखने के साथ साथ, ठीक है ना। और जितने भी विद्यार्थी हैं जो पहले वर्ण नहीं पढ़ पाए हैं, उनको बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेरे पिछले वाले वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, उन्हें देखें, समझें, फिर संधि को पढ़ना शुरू करें। ओके, थैंक यू।